नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। नए साल की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल 2025 बहुत उत्साहजनक तरीके से शुरू हुआ हो ऐसा नहीं है। सड़कों पर लोग अगर बैठकर अपने मांग के लिए आंदोलनरत हैं तो फिर शुभकामनाएं देते वक्त सोचना पड़ता है इस बात को लेकर कि क्या हमारी राजनीति दरअसल अपनी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पा रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार राजनीतिक हलचल जबरदस्त है। अगली सरकार किसकी होने जा रही है इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता अमूमन राजनीतिज्ञों के बीच जो है वो तो है ही। लोग बाग कितने उससे जुड़े हुए हैं इसका आकलन तो बाद में होगा, लेकिन आपस में खींचतान जबरदस्त मची हुई है। और इसी बीच पटना के गर्दनी बाग में वो लड़के बैठे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फैसला सामने आए कि आखिरकार 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा दोबारा कराने की वो मांग कर रहे हैं उसमें होने क्या जा रहा है। इन सब से बेखबर सियासत अपनी राह चल रही है और इसीलिए जरूरी है कि एक सजग नागरिक की तरह आप उन मुद्दों को जरूर पकड़ें जो कि आपके हित अहित में अपना आकार लेती हैं और तय करती हैं कि आपका भविष्य कैसा होने जा रहा है। इसीलिए आप उन विषयों पर जरूर ध्यान दीजिए जो आने वाले दिनों में राजनीति को तय करने वाली हैं, क्योंकि अगर हाथ से डोर छूटती है राजनीतिज्ञों की तो फिर नुकसान आम जनता का हो ही जाता है। मैं आपको इस नए साल में कौन-कौन से 4 मुद्दे हैं जो कि तय करेंगे कि साल कैसा रहने जा रहा है उसके बारे में आज थोड़ी तफसील से बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी कि आप क्या उम्मीद करें इस साल। किस तरह से आपको लगता है कि ये सियासत आपके काम आएगी, क्योंकि अगर सियासत सिर्फ मनोरंजन है जिसे आप शाम में टीवी चैनल पर समाचार में देख लेते हैं और अगले दिन अखबार में पढ़ लेते हैं तो फिर जाहिर है कि लोकतंत्र इस कल्पना के साथ तो नहीं लाया गया था। वो संस्कार जिसके लिए लड़ाई किए गए थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अंग्रेजों से, वो इस चीज के लिए तो नहीं की गई थी। जाहिर है उम्मीदें हमारी लोकतंत्र से बची हुई हैं और उम्मीद यही है कि साल 2025 में सियासत हमारे काम आएगी। दिल्ली में, बिहार में या फिर देश में जो भी इस वक्त चल रहा है वो आम लोगों के काम आएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और एक-एक चीज जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस साल 2025 में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो होने वाला है वो है जनगणना। जनगणना इसीलिए क्योंकि साल 2021 में ही जनगणना होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी क्योंकि कोरोना था। लेकिन कोरोना को खत्म हुए और उसकी विभीषिका से थोड़ा बहुत उबरने के बाद का जो सिलसिला है वो तो पिछले 2 सालों से चल रहा है, लेकिन ये कास्ट सेंसस की बहस ने जनगणना को रोक रखा है। क्या इस बार जातीय जनगणना होगी जो कि मांग है विपक्षी दलों की? क्या इस बार जो सेंसस है वो जाति का एक अलग कॉलम बनेगा और उसमें यह भी लिखी जाएगी कि किस व्यक्ति की कौन सी जाति है, ताकि आखिर में पता चल सके कि जब गणना हुई तो फिर किस जाति के कितने लोग हमारे देश में हैं। ये मांग आप जानते हैं विपक्षी दलों में खास तौर पर अब राहुल गांधी सबसे ज्यादा प्रमुखता से करने लगे हैं। वो गया जमाना जब आप देखा करते थे कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के दूसरे वो नेता जो कि रीजनल पार्टी के सत्रप्स कहे जाते थे वो मांग करते थे। अब तो सिलसिला बदल गया है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं और देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है या नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं करती है, लेकिन स्वीकार भी खुले मन से नहीं करती है। बड़े लोगों को कई बार कहते सुना गया है कि हमारे देश में
ज़रूरत जातीय जनगणना की नहीं बल्कि कौशल के गणना की है। कितना ज़्यादा कैपेबल है हमारा युवा, इस बात की जानकारी करने की है। पर जाति हमारे देश की एक अहम सच्चाई है और उस सच्चाई को स्थापित करने के लिए जातीय जनगणना का एक ऐसा मसला है जिसे अब बड़े से बड़े विपक्षी राजनीतिज्ञ समर्थन देते नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि उनकी भी अपनी सियासत है। वो चाहते हैं कि जाति जो है वो हिंदुत्व के कार्ड पर हावी रहे और इस तरह से चुनाव में जातीय गोलबंदी के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। इस कश्मकश में क्या कास्ट सेंसस, जो कि अब थोड़े दिनों बाद सरकार के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा, नोडल मंत्रालय उसका गृह मंत्रालय होता है, क्या वो कास्ट सेंसस कराएगा, जातीय जनगणना कराएगी? आप सतर्क रहें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह की गणना होने जा रही है। अगर गणना नहीं होती है या फिर बहुत डिले हो जाती है तो नुकसान हमारा और आपका है। जातीय जनगणना होती है क्या? नज़र इस पर रखिएगा। दूसरी अहम बात जो आपको दिखाई पड़ेगी राजनीतिक रूप से घटित होते हुए हमारे देश में, वो ये है कि इस बार 2 ही चुनाव हैं। पूरे साल के कैलेंडर में 2 ऐसे चुनाव हैं, लेकिन 2 चुनाव वही तय कर देंगे कि आखिरकार देश की सियासी दशा किस ओर जा रही है। दिल्ली के चुनाव, अरविंद केजरीवाल क्या एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे? या फिर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2-3 दफे झटके खाते आई है, 2 बार तो 2.5 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सकी है, वो इस बार कुछ नया तेवर दिखाएगी। हो ये रहा है कि दोनों पक्ष जो हैं वो घोषणाएं, लगातार घोषणाएं, घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। किसी को महिला सम्मान अभी राशि देनी है, किसी को पुजारियों के लिए देनी है, पुजारियों के साथ-साथ ग्रंथियों के लिए भी देनी है सम्मान राशि। और इस तरह से हम पा रहे हैं कि चुनाव के इन मौके पर लगातार वो वादे किए जा रहे हैं कि आपकी जेब में सीधे पैसे डाल दिए जाएँगे, हमें जिता कर तो दिखाइए। और इसमें किसी आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, हर दल ऐसा कर रहा है। अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है तो महाराष्ट्र में उसने किया था, हरियाणा में उसने किया था। आम आदमी पार्टी तो रेवड़ियों की जनक ही मानी जाती है। तो ऐसे में फ़ायदा क्या है? ये बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न इसलिए है क्योंकि अगर मुझे फ़ौरी तौर पर कुछ मिल रहा है, तो वो मेरे लिए बेहतर है वोटर के तौर पर, या फिर ये जो पैसे मिल रहे हैं, इससे वोट देते हैं हम। बहुत से लोग हैं जो खुश होकर वोट दे देते हैं, लेकिन हमारा भविष्य जो है, वो अंधकार में जा रहा है क्योंकि ये पैसे हमें दे दिए जा रहे हैं योजनाओं के नाम पर। उससे हमारे देश में आधारभूत संरचना बन सकती थी, उससे हमारे देश का विकास हो सकता था। राजनीतिज्ञ उसके बारे में ना सोच करके सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए हमारी जेबों में पैसे डाल दे रहे हैं। बेहतर कौन है? तय आपको करना है, क्योंकि बहुत से लोग योजनाओं के हिसाब से वोट करते हैं। जो जैसा सोचते हैं वही सही, लेकिन फिलहाल योजनाएं बिहार में क्या आती हैं, दिल्ली में क्या आ रही हैं, इस पर नज़र रखिएगा। तीसरी और अहम सबसे बात यह है कि हमारे देश में महाकुंभ है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। महाकुंभ जो कि 12 सालों में एक बार होता है। महाकुंभ प्रयागराज में अभी से तैयारियां ज़बरदस्त हैं और ऐसी तैयारी है कि दुनिया भर की निगाहें महाकुंभ पर हैं और लोग ये बात समझ रहे हैं कि महाकुंभ के जरिए कहीं राजनीति तो नहीं साधी जा रही है। योगी आदित्यनाथ कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए ज़बरदस्त व्यवस्था की जा रही है। अभी से अखाड़े वहाँ पहुँच रहे हैं और कभी अगर ट्रेन से आप गुज़रे तो पाएँगे कि जो व्यवस्था हुई है इस बार वो सबसे भव्य है। और उसके साथ-साथ समानांतर जो बातें चल रही हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। महाकुंभ में स्नान करना ज़ाहिर है हर धार्मिक आस्था रखने वाले हिंदू के लिए बहुत ज़रूरी है और इस देश की सांस्कृतिक जो विरासत है उसके लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि इस महाकुंभ की आड़ में राजनीतिक गोलबंदी, सियासी गोलबंदी,
उसका भी इंतज़ाम है। और साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि अदालत में चल रहा है, उसके आसपास एक बड़ी सियासत बनती चली जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों समानांतर चला करके एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है। अपने अपने संदेशों में राजनीतिज्ञ कहना क्या चाहते हैं, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। महाकुंभ एक पावन अवसर है और उस इस पुनीत कार्य को करने में सबको आगे आना चाहिए, स्नान करना चाहिए जिनकी आस्था है, लेकिन सियासत इससे जुड़ी है कि नहीं है, ये भी आपको इस साल आकलन करना है, क्योंकि बहुत से उदाहरण हैं जिसके या तो समर्थन या विरोध में हमारे देश की जनता बटी हुई है। संभल के उदाहरण, मुरादाबाद के उदाहरण और देश में इस तरह के कई उदाहरण, दर्जनों उदाहरण। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है। उपासना के जो स्थान हैं वो 1991 के अधिनियम के अनुसार उसी प्रकार रहे जैसे कि वो आज़ादी के समय थे, या फिर उनके नेचर में बदलाव लाया जा सकता है। जहां मस्जिद अभी खड़ी हैं, उनके नीचे से मंदिरों को निकाला जा सकता है। बहुत सी बावड़ियां निकल रही हैं संभल में। बहुत से प्रश्न हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को आकलन करना है, दर्शकों को भी सजग रहना है। और आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में पिछले 10 सालों से काबिज है और इस 10 सालों में उसके 2 ही मुखिया रहे हैं। पार्टी के 2 बड़े नेता अध्यक्ष पार्टी के, एक तो अमित शाह, राजनाथ सिंह के दौरान सरकार बनी थी मोदी जी की 2014 में, लेकिन अगले अध्यक्ष अमित शाह थे। 2 बार वो अध्यक्ष रहे और 2020 में कमान उन्होंने जेपी नड्डा साहब को दे दी थी। अब नड्डा जी का भी कार्यकाल खत्म हो गया है, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और एक्सटेंशन पर चल रहे नड्डा जी सामने प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के कि आखिर बनाएं तो किसे बनाएं अगला अध्यक्ष। अध्यक्ष के सवाल पर पहले कांग्रेस को खूब घेरा गया। उन्हें कहा गया कि आप तो डायनेस्टी पार्टी हैं, किसी को भी अध्यक्ष बना देते हैं, लेकिन कांग्रेस वालों ने फिर इलेक्शन का एक पूरा प्रारूप तैयार किया और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के जरिए चुन करके आए। अब सवाल यह है कि बहस संविधान पर चल रही है हमारे देश में। नए साल में भी संविधान वाली बहस बड़ी महत्वपूर्ण है और सामने जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके अध्यक्ष दलित समुदाय से आते हैं, कांग्रेस के, और ऐसे में ब्राह्मण अध्यक्ष फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के, अगले अध्यक्ष किस जाति समुदाय से आने चाहिए ये तय करना है भारतीय जनता पार्टी को। प्रक्रिया तो चल रही है, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बैठकें चल रही हैं और कैसे अध्यक्ष पद का चुनाव हो, फरवरी के आखिर तक में अध्यक्ष आ जाए, ये सब तैयारी चल रही है। लेकिन चिंताएं इस बात की कि क्या इस बार शोषित पिछड़े समाज से किसी अध्यक्ष का आना बनता है। साथ ही साथ ये अपने आप में एक संयोग है कि विपक्षी दलों में सभी नेता अमूमन नई उम्र के हैं, राजनीति के लिहाज से नई उम्र के हैं, और ऐसे में कितना बुजुर्ग होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, जबकि विपक्ष में लीड करने वाले लोगों में चेहरे राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, अखिलेश यादव के, तेजस्वी यादव के, अभिषेक बनर्जी के, अरविंद केजरीवाल के, ओमर अब्दुल्ला के, उदयनिधि मरान के, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल रखी है। भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई युवा चुनना पड़ेगा, क्या कोई दलित चुनना पड़ेगा, कोई पिछड़ा चुनना पड़ेगा, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान होंगे, भूपेंद्र यादव होंगे, सुनील बंसल होंगे, कौन होगा, या फिर अर्जुन राम मेघवाल होंगे। तमाम नाम है सामने, पता किसी को नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी अध्यक्ष होंगे उनके जरिए देश की मुस्तकबिल को तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि मौजूदा अवस्था में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबसे अहम हैं, लेकिन आप जानते हैं अध्यक्ष की अपनी हैसियत तो होती ही है। यही बस 4 मुख्य यूँ कह लीजिए कि खबरें हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। शुरुआती 3-4 महीनों में ये सब कुछ घटित हो जाएंगे। बिहार में तो चुनाव ज़रा देर से होगा, लेकिन उसको लेकर के जो डेवलपमेंट्स हैं
वो पास में ही हो जाएंगी। नीतीश जी इसी तरफ रहेंगे या पलट के उस तरफ चले जाएंगे। इसीलिए बिहार चुनाव को भी शामिल कर लिया मैंने, क्योंकि पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। कहते हैं कि ये जो दौर चलता है 1 महीने का, खरमास जिसे कहा जाता है, दिसंबर 13 से शुरू होकर के जनवरी 13 तक, और उसके बाद मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के बाद क्या नीतीश कुछ फैसला लेने वाले हैं, लोगों को ये लग रहा है। इसीलिए ये जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, 4 महीने हैं, भारतीय राजनीति के लिए बहुत अहम है। आज साल का पहला दिन, और पहले दिन आपसे मुखातिब उन मुद्दों के साथ जो कि आने वाले दिनों में बहुत चर्चा में रहने वाली है, जिन पर आपकी विशेष नज़र रहनी चाहिए। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए आप हमें बताते हैं, बताते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।